डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और अभी हम लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो सीरीज चल रहा है उसका आज थर्ड पार्ट है। ठीक है, आज हमको इसको पूरा करेंगे और फिर आवश्यकता होगी तो और भी इस पर कुछ हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आज हमारा यह लास्ट और ये तीसरा पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। और इसमें जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट कल बच गए थे उसको आज हमने शामिल करने की कोशिश की है। और शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे, इसको देखेंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लेसन आज आपके लिए है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन बनाया हूं और उस क्वेश्चन को देखेंगे और उसी में कंसेप्ट भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, और इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ईदर यू और ही गिल्टी। ठीक है, आपके पास यहां देखिए दो सब्जेक्ट है, एक यू है और ही है। ठीक है, अब आपको यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सब्जेक्ट हम यू को माने कि ही को माने, हम किसके हिसाब से आगे का वर्ब जो है भरें। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि अगर दो सब्जेक्ट, ठीक है, आप इसको ध्यान से नोट करेंगे, अगर दो सब्जेक्ट और से, नोर से, ईदर और, नीदर नॉर, ठीक है, नीदर नॉर से अलग किए गए हों, अलग अलग हों, ठीक है, अगर इन से दो सब्जेक्ट अलग किए गए हों तो वैसी स्थिति में हमको क्या करना है। करना यह है कि ये जो और है, नोर है ना, इसके बाद वाला जो सब्जेक्ट है ना, बाद वाला जो सब्जेक्ट है यानी जो आपका वर्ब के नजदीक में है, नियर टू वर्ब है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट होगा हम ही को मानेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा जो सब्जेक्ट है ही, इसके हिसाब से हम यहां पर लिखेंगे ही इज गिल्टी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नीदर ही नोर आई, ना उसने और ना मैंने। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और परीक्षा में अक्सर आपको पूछा जाता है। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट ही नहीं हो सकता है ना, जैसा कि अभी रूल में अभी आपको बताए हैं, यहां हमारा सब्जेक्ट ही नहीं हो सकता, हमको आई के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आई एम गिल्टी, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एम। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से नोट करते चलिए। अब हम एक अगला जो कंसेप्ट है, ठीक है, अभी आपको हमने बताया और, नोर, इधर और, नीदर नोर का जो कंसेप्ट है उसको हमने अभी क्लियर किया। अब आपके सामने एक और कंसेप्ट आने वाला है और वह है रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस के अंत के बीच में अगर हु आ जाता है, दैट आ जाता है, व्हाट आ जाता है, तो वह जो है क्वेश्चन नहीं बनाता है, वह आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा है उसके ठीक पहले जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमको वर्ब का चयन करना है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, द बॉय हु प्लेइंग इज माई सन, वह लड़का, यहां पर हु का मतलब कौन नहीं है, यहां पर हु का मतलब जो है ना, यहां पर द बॉय हु प्लेइंग इज माई सन, वह लड़का जो खेल रहा है ना मेरा बेटा है। ठीक है, अब यहां देखिए हु जो है हमारा यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके पहले देखिए बॉय जो है सिंगुलर नंबर में है, तो बॉय के हिसाब से हमको इज लगा देना है। ठीक है, अगर इसी सवाल में अगर हम यहाँ पर बॉय को बॉयज कर दूं, अगर यहाँ पर हम बॉय के जगह पर वाज एस लगा दूं, है ना, बॉय को हम प्लूरल कर दें, तो ऐसी स्थिति में हमारा यहाँ पर आर हो जाएगा। ठीक है, अगर हु के पहले अगर बॉय सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर इसके पहले हमारा बॉयज हो जाता है तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन भी आते हैं।
ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उसके ठीक पहले जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको वर्ब का चयन करना है। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। इट इज आई, इट इज आई, ठीक है, हु डन दिस, है वह मैं हूं जिसने इस काम को किया है। इट इज आई, तो देखिए यहां पर प्रोनाउन, यहां पर हु है, हु के पहले आई है, ठीक है, तो इसके हिसाब से हमको क्या करना है, हैव लगाना है, ठीक है। यहां पर हमको हैव लगाना है, ठीक है। अगर यहां पर ही रहता, अगर यहां पर ही रहता तो हमारा यहां पर हैज हो जाता, ठीक है। चलिए एक कंसेप्ट और आपको बताते हैं। कल हमने आपको यह बताया था कि दो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में अगर एंड आ जाता है, जैसे राम एंड श्याम, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो वर्ब है वह प्लूरल हो जाता है। बिल्कुल सर, करीब पता है। लेकिन आज आपको एक नया कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूं। आइए सेंटेंस को देखिए, यहां पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, अ रेड एंड ब्लैक काउ, रेड एंड ब्लैक काउ ग्रेजिंग, ठीक है। अब यहां पर देखिए एंड लगा हुआ है ना, एंड लगा हुआ है, रेड है और ब्लैक काउ है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो वर्ब है वह इज होगा कि आर होगा, ठीक है। अ रेड एंड ब्लैक काउ, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप देखिए यहां अ रेड, इसमें आर्टिकल अ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और ये जो ब्लैक है ना, उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब यह हुआ कि गाय जो मैदान में चर रही है वह अकेली है, और उसी गाय का कलर रेड भी है और ब्लैक भी है, ठीक है। इसलिए दो अलग अलग गायें नहीं है, इसलिए हमारा यहां पर जो सब्जेक्ट है इज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां पर रेड के बाद यहां पर ए लिख देते, अगर हम लगा देते कि अ ब्लैक काउ लिख देते, ठीक है। अगर हम यहां पर अ रेड और ए ब्लैक काउ लिख देते तो ऐसी स्थिति में यह मेरा आर हो जाता। इस बात को समझ लीजिए, अगर यहां पर ए नहीं है तो आपका इज होगा, लेकिन अगर जैसे ही हम यहां ए डाल देते हैं, अ रेड एंड ब्लैक काउ, तो ऐसी स्थिति में यह होगा कि वहां पर दो गायें थी, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हमारा आर हो जाएगा। इस कंसेप्ट को आप एकदम गांठ बांध करके लिखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में, द पोएट एंड फिलोसफर कम, ठीक है। एक पोएट और फिलोसफर आए हैं। अब देखिए ऊपर से मिलता जुलता लगभग है। अगर यहां पर देखिए पोएट के पहले द लगा हुआ है, आर्टिकल, ठीक है सर, और फिलोसफर के पहले कुछ नहीं लगा हुआ है, फिलोसफर के पहले हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब यह है, इसका मतलब है कि जो पोएट है और फिलोसफर है दोनों फिजिकली एक आदमी है, शरीर से दोनों एक आदमी है, ठीक है। ऐसी स्थिति में हमारा जो वर्ब होगा वह क्या होगा, सिंगुलर नंबर का होगा, क्योंकि पोएट और फिलोसफर अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही आदमी है, इसीलिए यहां पर हमारा लिखाएगा हैज, ठीक है। चलिए मैं यहां पर और आपको एक बता दूं, अगर हम यहां पर क्या करते हैं कि अगर यहां पर फिलोसफर के पहले हम द लगा देते हैं, और मान लीजिए एक अगले प्रश्न के रूप में, मान लीजिए कि हम यहां पर द पोएट एंड द फिलोसफर कर दिए, तो ऐसी स्थिति में होगा यह कि दोनों दो व्यक्ति अलग अलग हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में यहां पर हमारा जो वर्ब है वह हैव हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझा देते हैं। द पोएट, अगर यहां द नहीं लगा हुआ है तो दोनों व्यक्ति एक हैं और यहां पर हैज लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर द का प्रयोग कर लेते हैं, इसका मतलब ये दोनों दो आदमी हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में वहां पर हमारा जो वर्ब है वह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। आपको पता है हैज एक सिंगुलर वर्ब है और हैव प्लूरल है। चलिए एक और आगे देखते हैं, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, है ना। स्लो एंड स्टडी, जो धीरे धीरे चलता है, लगातार काम करता है, उसकी विजय होती है, जीत होती है। कछुआ खरगोश की कहानी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पर स्लो और स्टडी अलग नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि एंड लगाने से सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, राम एंड श्याम के केस में हमने बताया था। लेकिन यहां पर एंड लगाने से मतलब ये हुआ
कि दोनों एक इकाई के रूप में है, एक यूनिट के रूप में है, स्लो अलग नहीं है, स्टेडी अलग नहीं है ना। इसलिए हम इसको यहाँ पर सिंगुलर मान करके, इसको सिंगुलर मान करके हम यहाँ विंस लिखेंगे। ठीक है बेटा, काफी महत्वपूर्ण है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, स्लो एंड स्टेडी जो है अलग अलग नहीं है, दोनों को एक इकाई के रूप में एक चीज का बोध होता है। ऐसी स्थिति में यहां पर हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एक और उदाहरण उसी से मिलता जुलता है, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर है ना, दोनों एक यूनिट के रूप में यहां पर है। ब्रेड अलग नहीं है और बटर अलग नहीं है, दोनों एक इकाई के रूप में है, इसीलिए यहां पर हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, द ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लिखेंगे इज। ठीक है, चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 9 में आप दिमाग लगाइए। ठीक है, हमने एंड लगाया है, रूल भी बताया है, अब थोड़ा सा हम रुकते हैं, आप कोशिश कर लीजिए। टाइम एंड टाइड्स फॉर नो मैन, वेट और वेट्स लिखना है। ठीक है, चलिए आपका उत्तर मन में रख लिए होंगे, लेकिन अब आप हमसे मिलाइए। यहां पर दोनों को हमने एक माना था, लेकिन यह जो है नियम का एक एक्सेप्शन है, टाइम और टाइड को अलग माना गया है। टाइम और टाइड को एक नहीं, एक इकाई के रूप में नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ऐसी स्थिति में अलग अलग है, तो यहां पर हमको क्या करना होगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहां पर हमको लिखना पड़ेगा वेट। ओके माय डियर, चलिए अब अंतिम एक कंसेप्ट है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। यहां देखिए, आई राम सिंह, यहां पर पोस्ट में कॉमा दिया हुआ है और राम सिंह के बाद भी कॉमा दिया हुआ है, एंड ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो अब आपके पास यहां होगा कि हम वर्ब आई के हिसाब से लगाएं कि राम सिंह के हिसाब से लगाएं, है ना कंफ्यूजन की बात। तो इस तरह का जो कंसेप्ट होता है, अगर पहला जो सब्जेक्ट है उसके बाद कॉमा देकर उसके बारे में उसको कोई अतिरिक्त जानकारी दी जाती है, तो ऐसे नाउन को हम लोग कहते हैं अपोजिशन। ठीक है, यहां पर जो आई है वही राम सिंह है, राम सिंह के हिसाब से अलग से आपको वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। यहां जो आई है ना वह राम सिंह ही है, तो यह अपोजिशन होता है। इस तरह की स्थिति में आपको आई के हिसाब से एम लगाना है। ठीक है, तो यहां पर लिखा देंगे एम। ठीक है, तो यह अपोजिशन से रिलेटेड था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तीसरा जो सीरीज था, पार्ट 3 जो है आज हमने पूरा कर दिया, और कभी फिर आवश्यकता होगी है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उठा करके हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी जितना आपको 3 वीडियो हमने दिया है उसको आप अपने कॉपी पर ध्यान से बनाइए, सारे कंसेप्ट को लिखिए और याद कीजिए, समझिए। अब मेरा दावा है कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।